चलो बेटा हेडिंग डालो आप लोग, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। राइट। जनरल इंट्रोडक्शन तीनों के बारे में आपको मालूम है कि अगर मैं OH ग्रुप लगा देता हूं, एग्जाम्पल में अगर मैं CH3OH, C2H5OH ये सब डाल देता हूं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अल्कोहल। व्हाट इज ईथर देन? तो RO, R' या फिर R, वेर R एंड R' इनमें से कोई भी H नहीं होना चाहिए, है ना। H अगर हो गया तो प्रॉब्लम समझ आ रहा है, अल्कोहल हो जाएगा वो, राइट। सो R एंड R' कैनॉट बी। सो अब एग्जाम्पल आ जाएगा, तो CH3OCH3, C2H5OCH3। इसके अलावा फिनॉल आपको मालूम है, फिनॉल क्या है? ध्यान रखना, फिनॉल और अल्कोहल में डिफरेंस होता है बेटा। फिनॉल में OH डायरेक्टली बेंजीन से अटैच रहता है, और अल्कोहल में क्या होता है कि बेंजीन के अलावा, जैसे अगर मैं ये बोलूं तो दिस इज फिनॉल, अगर मैं आपसे ये पूछूं नॉर्मल अल्कोहल के फॉर्म में, तो दिस इज CH2OH, ये अल्कोहल हो जाएगा। बेंजीन पे डायरेक्टली लगा हुआ OH का प्रॉपर्टी अलग होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल OH। नोट इट डाउन। चलो कुछ कॉमन नेम IUPAC नेम कर लेते हैं, फिर प्रिपरेशन करेंगे स्ट्रेट अवे, राइट। अब ईथर में भी आपको ओपन चेन वाले ईथर ये सामने दिख रहा है, और अगर ऐसे बड़े पॉपुलर ईथर देखना हो, तो ये आपको मालूम है इपॉक्साइड होता है, ये सुनो। अब इसी इपॉक्साइड के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है जिसको बोलते हैं THF। THF कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिख लेना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। नोटेड? यहां तक नोट कर लिया बेटा? चलो भाई, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ डिफरेंट अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। सो बताइए, मैं एक एक लिख रहा हूं, आप IUPAC लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। बताइए बेटा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कौन सा है? व्हाट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल? मैं इधर लिख रहा हूं कॉमन नेम, इधर स्ट्रक्चर, और इधर IUPAC। बताओ भाई, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ड्रॉ करो, ड्रॉ करो सब। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल किसको बोलेंगे? व्हाट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल? बोलो बेटा, दिखाओ कौन बनाएगा, कौन बताएगा आइसोब्यूटाइल क्या होता है? देख वर्ड से सुन, ध्यान से सुनो। बना दिया? चला देखते। देख, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ? 4 कार्बन कंटेनिंग। अब 4 कार्बन कंटेनिंग में हो गया, यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए, मैं ले जाऊं।
4 कार्बन में बेटा, 4 कार्बन में आपके सामने है, तो आप बताओ आइसो बोला है, आइसो का मतलब ब्रांचिंग करना होगा। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सबको क्लियर है? अच्छा बताओ यही सेकेंडरी ब्यूटाइल कब हो जाता? जब ये कार्बन यहां आ जाता। यानी अगला अगर मेरे को लिखना हो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये, है ना? मेरे को ये बताओ IUPAC नेम भी इसका यहाँ और यहाँ लिखते चलना। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, नोटेड? बोलो आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके बाद देखते हैं अलाइल अल्कोहल, व्हाट इज अलाइल अल्कोहल? डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, याद है? अच्छा इसके बाद लिखने के लिए विनाइल अल्कोहल लिख लेता हूं। बोलो विनाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब इमीडिएटली डबल बॉन्ड पे OH लग जाए। ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है भाई? और क्या हो जाएगा ये? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये इनॉल है। क्या है? इनॉल। और इनॉल फॉर्म हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनॉल से क्या बन जाएगा? कीटो। इनॉल से कीटो क्या बन जाएगा? ये CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाएगा। इट विल टर्न इनटू एल्डिहाइड। ये इनॉल से कीटो की तरफ ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है सबको मालूम है? बोलो कैसे करना होता है? बात ध्यान से देखो, एक बार मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, तुम लोग करो तो। इनॉल से कीटो बनाओ, एक बार देखते हैं बना पाते हो तुम लोग? जल्दी बनाओ। बोलो भाई टॉटोमर बनाने आता है सबको? बोलो बनाओ फिर। बना टॉटोमर बना। आओ चलो दिखाता हूँ। बना लिया? किसने किसने बना लिया? तो टॉटोमर क्या हुआ? नहीं हुआ टॉटोमर? टॉटोमर नहीं बनाने आ रहे? ये मैंने पिछले एल्काइल हैलाइड टॉपिक में भी एक दो बार डिस्कस किया हुआ है मेरे ख्याल से। बेटा अब तुम लोग का कमांड होना चाहिए इस टॉपिक पे, है ना? अच्छा सुन लो, सुनो ध्यान से। अगली क्लास में, कल के बाद वाली क्लास जो परसों होगी, आपको यहाँ पे 2 o'clock पे प्रेजेंट होना है। इज दैट क्लियर? उसके अंदर टॉटोमर के साथ साथ एल्काइल हैलाइड टॉपिक का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आप तैयार करके आना। एल्काइल हैलाइड एंड टॉटोमर 2 o'clock टेस्ट विल बी देयर। तो आपको यहाँ प्रेजेंट रहना है, ठीक है? मेक सेंस? अगली क्लास में ध्यान रखना, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क करूंगा। टेस्ट नहीं दिया तो उधर से ही बाहर निकाल देना है क्लास के। तो ये ऑप्शनल नहीं है, सबके लिए मैंडेटरी है। चलो इनॉल से कीटो कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सा तरीका क्या होता है देखो। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? एसिडिक हाइड्रोजन। बताओ कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है या ऑक्सीजन का हाइड्रोजन? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तोड़ दो, तोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? H+ निकल गया ना। अब इसका रेजोनेंस करा दो। रेजोनेंस करा दोगे क्या बन जाएगा? कार्बन पे नेगेटिव। एंड कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो तुरंत वो प्रोटॉन को अपने पास खींच लेगा। क्या बन जाएगा? ये बन गया।
दैट्स हाउ यू हैव टू डू। कितना सिंपल है यार, इनॉल से कीटो बनाना बेहद आसान है। इनफैक्ट दोनों ही इजी है, बस अब तुम आउट ऑफ टच हो जाओ, पढ़ो ही नहीं तो क्या कर सकते ना। तो इसलिए अगली क्लास में याद रखना ये बात, ठीक है, अच्छे से। टॉटोमर एज वेल एज, हाँ जी, दोनों का टेस्ट। चलो नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। तो विनाइल एल्कोहल इज अनस्टेबल क्योंकि ये इनॉल है। ये क्या है, इनॉल। इनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कीटो। क्या ये इनॉल नहीं है, ये भी है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड इनॉल नहीं है। इसका एच निकालोगे तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए इसमें टॉटोमेरिक का पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। हो गया, अलाइल लिख लिया, विनाइल लिख लिया, बोलो बेंजाइल एल्कोहल लिखिए। लिखिए बेंजाइल एल्कोहल। चलो सबका आईयूपीएसी नाम भी लिखते चलते हैं। बताओ भाई इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मैंने आपको बोला करने के लिए, 2 मिथाइल, हाँ प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल, सॉरी ऐसा नहीं, 2 मिथाइल प्रोपेन, बोलो 1 ऑल। 1 ऑल लिखना जरूरी है क्योंकि OH बीच में आ जाता है, तो 2। यहां बताइए, बोलो ब्यूटेन 2 ऑल, वेरी गुड, ब्यूटेन 2 ऑल। यहां बताइए बेटा 1 2 3, यहाँ पे क्या है, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये बताइए अगर ये एग्जिस्ट करता तो इथेनॉल हो जाता, ठीक है। चलो भाई बेंजाइल अल्कोहल बताओ। सो बेंजीन पे CH2OH, बिल्कुल सही है। यहाँ बेंजीन रखना है, फिर CH2 रखना है, फिर OH। कोई बताएगा इसका नेम, IUPAC नेम, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। ये बेटा आपके सामने बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम बताना है आपको। बोलिए, बेंजाइल, क्या बोल रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं, बोलो यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये वन नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, पहली बात तो ना, बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच OH होता तो उसको फिनॉल बोलते, वो तो है नहीं। अब हमारे पास दो चॉइसेस है, पेरेंट चेन में ऊपर वाले को लूं या नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को लेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम बेंजाइल नहीं होता, मैंने मना किया था, इसका नाम फिनाइल होता है। तो नाम क्या हो जाएगा, कायदे से लिखना चाहिए 1 फिनाइल मिथेन 1 ऑल, लेकिन यहाँ एक ही कार्बन है तो 1 1 का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल मिथेनॉल ना। तो ऐसे नहीं लिखना। आगे बात समझ में सबको, बोलो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, IUPAC नाम भी लिखिए। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
बताइए। हाँ, कॉमन नेम देखो इधर ध्यान से, क्या मैंने बोला आपको? टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल है? देखो ना, टर्शरी ब्यूटाइल। सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा भाई? तो देखो, आप ऐसे ले लो पीसी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन तो पड़ रहा है ना, कैसे भी कर लो इसको। नाम क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम क्या था? टर्शरी, TERT, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 कॉल। सबको क्लियर है? बोलो। नियोपेंटाइल एल्कोहल बनाइए, नियोपेंटाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल एल्कोहल बन गया। आईयूपीएसी नाम भी लिखो। कर लिया बेटा? बताइए, नियोपेंटाइल किसको बोलेंगे? 5 कार्बन है, नियो डबल ब्रांचिंग पे आता है, कहां पे आएगा? हाँ जी, दिस इज नियोपेंटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, बोलो, प्रोपेन 1 ऑल। सही है? हाँ, चलो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लिसरॉल बनो, राइट द आईयूपीएसी। कितने लोगों को याद है इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर? कितने लोगों को याद है? नहीं ध्यान है? चलो मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल होता है 2 कार्बन लगातार हो और दोनों पे OH OH लग जाए। और ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं? 3 कार्बन लगातार और तीनों पे OH। क्या इनके आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे? क्या होगा नाम दोनों का? ये क्या होगा? इथेन 1,2 डाई ऑल, ये प्रोपेन 1,2 ट्राई ऑल। बोलो, क्लियर है? मिटा दूं ये सब? चलिए भाई, तो अल्कोहल का तो हो गया, अब आ जाओ फिनॉल का भी कुछ देख लेते हैं। फिनॉल सबको मालूम है? बोलो। अच्छा, फिनॉल अगर सबको मालूम है तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज कैटेकॉल? कैटेकॉल ये होता है फिनॉल, तुम्हारा फिनॉल है। आईयूपीएसीएन दोनों ही नाम इसका है। कैटेकॉल किसको बोलते हैं? कैटेकॉल इज
2OH on ortho position. रेसोर्सिनॉल किसको बोलते हैं? RES होता है या फिर RES होता है शायद, ना? बोलो प्रीति, मेटा पे आएगा। और एक होता है हाइड्रो QUI क्विनोन, चेक करो भाई नाम, हाइड्रोक्विनोन। पैरा पे अगर 2 OH आ जाए तो मिला? स्पेलिंग बताना। हाइड्रोक्विनोन देखो, अरे देखना लिखना, हाइड्रोक्विनोन। HYDRO क्विनोन, QUINONE है ना, या फिर इसको क्विनॉल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। और सिर्फ एक काम करो, क्विनोन डाल के देखो, सिर्फ क्विनोन, हाइड्रो हटा के, तो आप देखो क्विनोन आपको ये ग्रुप मिलना चाहिए मेरे हिसाब से ना। तो हाइड्रोक्विनोन का मतलब क्या हुआ, इसको फिनॉल में चेंज कर दिया होगा, हाइड्रोक्विनोन या फिर सिंपली क्विनॉल। याद रहेगा आपको बच्चों? बोलिए, बहुत पढ़ाई किया आप लोगों ने ना, बहुत मेहनत करते हो। क्रिसॉल बताओ, व्हाट इज क्रिसॉल? CRESOL, गूगल नहीं करना है मोटू। हाँ, क्रिसॉल बताओ क्या है? क्रिसॉल बता, क्रिसॉल बताओ ना, होता क्या है? टॉल्यूइन के ऊपर कितना बड़ा पाप कर रहे हो, तुमको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बोलना ही नहीं है उसको, तुमने फिनॉल के रहते तुमने उसको टॉल्यूइन का नामकरण किया, इसमें फिनॉल की बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं, फिनॉल तुम्हें याद रखेगा हमेशा याद। समझ आया ना क्या गड़बड़ी किया इसने? OH इज मच सीनियर, ये तो सब्स्टिट्यूएंट, इसकी क्या वैल्यू है भाई इसके सामने, तुम इसको ना, कॉमन नेम में क्या है ये? इसको बोलते हैं ओ क्रिसॉल। ऑर्थोक्रिसॉल, ऐसे ही मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल हो जाएगा। चलो भाई, इनके IUPAC नेम भी लिखो, इनको छोड़ करके सिर्फ फिनॉल डेरिवेटिव लिखना है। लिखो लिखो लिखो, क्या होगा IUPAC नेम इसका? इसका नाम क्या होगा? देख बेटा, इधर ध्यान से सुन, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? फिनॉल। 2 पे क्या है? तो बस, कितना सोच क्यों रहे हो? 2 मिथाइल फिनॉल। कैन आई नेम इट एज 2 हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये अनर्थ हो गया सर। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, आप उसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिए, और CH3 को आपने ना पिक्रिक एसिड बनाइए, क्या होता है? बिल्कुल सही जा रही हो पवित्र, बताओ। OH यहाँ पे है,
NO2 इधर है, NO2 इधर है, NO2 इधर। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बिल्कुल नहीं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ये तो कई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अच्छा एसिड होता है, मच एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, मोर एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल वैसे खराब एसिड होता है। कहाँ गए वगैरह? चलो लिख लिया सबने, पिक्रिक एसिड लिख लिया बेटा। तो चलो फिनॉल, फिनॉल भी खत्म हो गया। अब आते हैं ईथर्स ना, कॉमन नेम ऑफ ईथर। चलो भाई लिखते चलो, डाई मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ जी, डाई मिथाइल ईथर, जल्दी करो बेटा। डाई मिथाइल ईथर, बिल्कुल बात नहीं बेटा। डाई मिथाइल ईथर, कौन बताएगा डाई मिथाइल ईथर? चलो बनाओ बनाओ, गेस करो क्या होगा, मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज डाई मिथाइल ईथर? बिल्कुल सही। देख डाई मिथाइल ईथर का मतलब ये हुआ बेटा, ईथर का मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर आर ग्रुप होना चाहिए। तुम पीछे क्यों बैठते हो भाई, यहाँ के बैठो, आज जल्दी एकदम सामने आपका। डाई, अच्छा बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान सुनो। डाई मिथाइल मतलब ईथर तो है, बट इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल ईथर, राइट। का यूपीएससी नेम बताओ। हाँ जी प्यारे बच्चों, नाम लिख लिया इसका, बताओ ऋत्विक, बताओ नाम इसका, बताओ। ऋतिक, 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 टेल मी द नेम। चलो मुझे नाम कौन बताएगा? लक्षदीप। आंखें चुराने में बहुत माहिर हो तुम।
दिख रहा है मुझे तो। बोलो दीक्षा, गो अहेड गो अहेड। नहीं, आस्था, हाँ बिल्कुल सही जा रही हो, बोलो आगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, बस इसको कंप्लीट कर लो। एब्सोल्युटली करेक्ट, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो गया तुम लोग को भाई, कहाँ हो तुम लोग यार आजकल। देखो मैंने बताया था ओ आर ग्रुप को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका नाम एल्कॉक्सी होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, एल्कॉक्सी। आप समझ गए ना बेटा। हाँ, डाई मिथाइल लिखो, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। करना यार, जल्दी करो। हैं, सीरियसली देख रहे हो क्या बोल रहा है ये, देख रहे हो विनोद क्या बोल रहा है तेरे? कितने लोग कोरिलेट कर पाए क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं देखा तुम लोगों ने, पंचायत नहीं देखी वेब सीरीज, क्या हो यार तुम लोग। हाँ, नहीं वो, नो 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 नो, देखो देखो ईशान का देखो यार। हाँ बिल्कुल, ये मिथॉक्सी हो गया, ये मिथॉक्सी है, वो कह रहा है इथॉक्सी मिथेन, देख लो इसका। अरे दो कार्बन यहाँ पे लंबी चेन ये हुई, लक्षदीप कोई फायदा नहीं है पढ़ने का ना, जब लॉन्ग चेन ही ना ढूंढ पाओ तो। मिथॉक्सी इथेन, हाँ तो मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे तुमसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ये बात। ये जो पेन मुझे हो रहा है, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग इट। ओके, मिथॉक्सी इथेन। हाँ जी हो गया। हाँ चलो, इसके बाद कितने लोग एनिसोल, कितने लोगों को याद है ये? हाँ बिल्कुल सही, मिथाइल फिनाइल ईथर को बोलते हैं। नाम बताइए इसका, व्हाट विल बी द नेम मुस्कान? आईयूपीएसी नेम पूछ रहा हूँ। मिथॉक्सी बेंजीन इज द राइट आंसर। फिनेटॉल, 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 फिनेटॉल इज सिंपली O C2H5, इथॉक्सी बेंजीन। देख लो बढ़िया है, इथॉक्सी बेंजीन ही करना है, कोई भरोसा नहीं भाई, कोई बोल दे कि फिनॉक्सी इथेन इथॉक्सी बेंजीन। बोलिए बच्चों, क्लियर है? हाँ पक्का, ठीक है चलो। सो नाउ वी आर, एक लास्ट देखता हूं तुम लोग, इफ यू गाइस कैन राइट इट, राइट डाउन, राइट राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अलाइल विनाइल ईथर। अलाइल विनाइल इकट्ठे है ये, ईथर। अब भाई ऐसा मत कर देना तुम लोग, अलाइल ईथर अलग बना दो, विनाइल ईथर अलग बना दो। चलो 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 जल्दी करो।
चलो बेटा, डन हो गया। तो क्या नाम लिखा आप लोगों ने? एक तरफ आपने अलाइल कर दिया होगा, दूसरी तरफ विनाइल कर दिया होगा, यही किया है ना? हाथ उठाओ कितने लोगों ने ये किया? हाँ जी। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? दिस साइड वी हैव लॉन्ग चेन, तो नंबर 1 2 3। कितने लोगों ने ये नंबरिंग भी सही किया है? नंबर कितने लोगों ने इधर से कर दिया? 1 2 3, हाथ उठाओ। या इस साइड वाले को पीसी मान लिया क्या? ये नहीं क्या? अरे भाई कुछ भी कर सकते हो। जब से तुम लोगों ने इथॉक्सी मीथेन बोला है, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। बताओ इधर से, 1 2 3, क्या नाम होगा भाई इसका? तो देखो ऐसे नॉर्मली नाम होता, अगर ये CH3O रहता तो मिथॉक्सी, C2H5 रहता तो इथॉक्सी। इसके केस में लिखेंगे इथीन आइल। देखना, अल्काइल लिखते हैं ना, बोलो ना, तो इसका नाम क्या होगा? इथीन आइल ऑक्सी। तो 3 इथेनाइल ऑक्सी। बोलो ना मोटू, बोलो। प्रोप 1 इन। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? क्या ले, अभी स्ट्रक्चर ही बना रहे थे इसमें। ठीक है, खत्म हो गया ये। हाँ, नाउ लेट अस कंपेयर देयर बॉइलिंग पॉइंट। राइट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन। देखो बेटा, मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो, OCH3 ले रहा हूं, C2H5OH ले रहा हूं। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आराम से। इसका रफली 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव में होता है, 0 भी नहीं है, माइनस सम डिग्री सेल्सियस। क्या मजाक है सर, ये तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, C2H5 C2H6O। देख लो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। दे आर आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर, इजंट इट? तो सर इतना ज्यादा कैसे फर्क आ गया? क्योंकि आपने एक जगह पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये तो बिल्कुल ही बराबर है। फिर इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? ये शब्द कैसे समझाओगे? तो बताओ।
Yes, that's the reason we have hydrogen bonding here. CH3 CH2OH. Because of this hydrogen bonding we are getting. आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, क्या समझ में आया? कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है? चलो देखते हैं क्या समझ में आया तुमको, बताओ। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे? इज दिस द हाइड्रोजन बॉन्ड? बोलो। Yes, sir, I was knowing that. This is not hydrogen bond. This is a normal covalent bond. What is a hydrogen bond? देखो, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डाइपोल डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन है, दिस इज एच बॉन्ड। ये हालत है भाई। हाँ, इससे बाबू कब फोकस होकर के बैठोगे? बैठ तो रहे हो तुम, फिजिकली डेली प्रेजेंट हो, दिमाग कब यहाँ पे लेके आओगे? मोबाइल कब छोड़ोगे खेलना? हाँ, फोन लेके आए हो? कौन सा फोन है देखो? ये क्या बात है, इतना इस पे उंगलियां फेरी है कि स्क्रीन गार्ड जवाब दे गया। हाँ, लॉक भी लगा के रखा है। मेरा फिंगर इसमें मैच करवाओ तो। करो, मेरा तो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाना चाहिए। आप बाप रे बाप, इतने दुनिया भर के ऐप है। स्नैपचैट भी है देखो। ये सब रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये सबसे पढ़ाई नहीं हो पाती। जब से फोन ज्यादा स्मार्ट होने लगे, इंसान का दिमाग डल होने चला हो गया। क्योंकि फिर वो क्रिएटिविटी में नहीं, वो फिर थंब का यूज ज्यादा करता है, दिमाग बस वहां देखता रहता है, वाह वाह क्या चल रहा है, फिर अगला नहीं पसंद आया, पेशेंस भी कम होता जा रहा है हमारा। नहीं, नाउ वी कांट वॉच एनी डेजिग्नेटेड लेक्चर विच इज स्टैंडिंग फॉर एन आवर। वो हमारी पेशेंस ही डिक्रीज कर गई। 5-5 मिनट के भी अगर कुछ कंटेंट ड्रिवन लेक्चर्स भी होते हैं, या मतलब कुछ भी होता है, इवन पॉडकास्ट भी होता है, तो भी नहीं हो पाता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल। वो बस 2 मिनट सुना, भगा, अरे यार क्या बोल रहा है, बट बहुत बेकार हो गया अटेंशन स्पैन में, बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मार्ट एक्टिविटीज, सो कॉल्ड द एक्टिविटीज विच इज। हाँ, बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड समझ आया? क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या समझ में आया तुम? बोला, क्या मतलब है, समझाओ इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड का। कौन सी बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये इसको एक नाम भी देते हैं, इस तरह के अट्रैक्शन को। सब गायब है। ये सब तब आएगा दिमाग में जब आप बैठ करके अच्छे से सुनोगे, जोड़ जोड़ के चीजों करोगे। इस ये क्या है भाई, ये क्या देख रहे हो? ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जब उनमें एक कड़ी हाइड्रोजन की जुड़ जाए तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। इतना प्यार से इतना ही समझाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल डाइपोल डाइपोल। हाँ जी, और उतने ही प्यार से तुम भूल गए, है ना? तो आप लिखो ये बात, alcohol have much higher boiling point, alcohol have much higher boiling point than isomeric ether, isomeric ether, than isomeric ether, due to presence of
हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो भाई अगली चीज देखते हैं, बॉन्ड एंगल। चलिए बेटा बताइए। हाँ जी बताइए। देखिए ये आपके सामने HOH लेके आया हूं, फिर लेके आया हूं HCH3 मिथेनॉल, फिर लेके आया हूं डाई मिथाइल ईथर। इन तीनों में एंगल अगर ये θ1 हो, या बॉन्ड एंगल बताओ ना इन तीनों का, जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, क्यों? कर लिया बेटा? आइए देखते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखो सभी का टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आएगा। यहां हाइड्रोजन है, यहां CH3 है, और यहां 2 CH3 है। ये CH3 के होने से क्या होने वाला है, बोलो? तो स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ये एंगल बढ़ जाएगा, तो ये ऑर्डर होगा। ये आपको मालूम है 10 कितना होता है, 4.5 के आसपास। इसका 109 डिग्री से भी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए अच्छा ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपको बॉन्ड एंगल के बारे में भी आइडिया लग गया ना। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ अगला टॉपिक। चलो मैं आपको CH2OH ले लिया, यहां CH3OCH3 ले लिया, यानी एक अल्कोहल ले लिया, एक ईथर ले लिया, और एक फिनॉल ले लिया, और एक थोड़ा सा लेवल एडवांस कर लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। एक और लेवल एडवांस कर लो। ओके, तो HOC डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिक एसिड, और एक कर लें, नहीं सब बहुत है वैसे। चलो
रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए बेटा इन सभी में सबसे अच्छा एसिड कौन है और सबसे खराब कौन है? पहले तो ये दोनों चूज कर लो, सबसे बढ़िया एसिड, सबसे खराब एसिड। बताइए ये सब क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? इतने महीनों का, इतने दिनों का जो लगातार आपकी कंटिन्यूअस स्टडी है, आपको क्या लग रहा है इसमें? कल आए थे क्लास में? क्या पढ़ा? केमिस्ट्री क्लास नहीं थी? आए थे? क्या पढ़ा है उसमें? यही पढ़ रहे थे? बोलिए बेटा। जल्दी बताइए। सबसे खराब एसिड बताइए इसमें। सबसे खराब और सबसे अच्छा दोनों चाहिए मेरे को। सबसे अच्छा कौन सा? सबसे अच्छा एसिड ईथर लग रहा है। चलो ईशान जिंदल आप खड़े होकर के मुझे समझाइए आपको ईथर क्यों लग रहा है? बिल्कुल खड़े हो जाइए एकदम। हाँ इस तरफ ताकि कैमरे में डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है, हाँ अब बताइए। तो इसलिए क्या लग रहा है? OH ना हो तो एसिडिक ज्यादा होता है? अच्छा यार ये तो बड़ा गजब का चीज बता दिया नहीं ईशान ने। हमने तो पढ़ रखा था कि H2SO4 बहुत अच्छा एसिड होता है क्योंकि उसमें HClO4 सबका पप्पा होता है। सारे एसिड जितने भी हैं उनमें सबसे खतरनाक एसिड है। तो इसमें तो OH है ही नहीं, OH रहेगा तो खराब हो जाएगा। इसके अंदर टर्मिनल ऑक्सीजन, आई अग्रीड, ये टर्मिनल ऑक्सीजन है। टर्मिनल ऑक्सीजन क्यों देखते हैं और क्या होता है ये मैंने समझाया था। इसका H निकालोगे तो बनता O- है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये O- क्या करता है? रेजोनेट करता है। क्या बनता है? फिर ये दोबारा रेजोनेट करता है। क्या बनता है? यही बनता है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस नेगेटिव को शेयर करते हैं, इनको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीजन। आप सोचो यहां कहीं OH लगा हो और विदेश में जाकर के टर्मिनल ऑक्सीजन लगे हों, ये किसी काम का है? टर्मिनल ऑक्सीजन किसी काम का नहीं है इस हाइड्रोजन के लिए। तो टर्मिनल ऑक्सीजन जब आप छोटे बच्चे थे क्लास 11th में, तब मैं उसको रटवा रहा था। 12th में मैंने लॉजिक भी दिया था कि क्यों टर्मिनल ऑक्सीजन देखते हैं, लॉजिक भूल गए, वो रटने वाली चीज दिमाग में रह गई। और उसमें भी इतना बकवास चॉइस, सबसे खराब चॉइस है। दिस इज नॉट द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट एसिड। इनफैक्ट इसको एसिड बोलना भी पाप है। बैठ जाओ पापी इंसान। ठीक है, तो ईथर इज द वर्स्ट एसिड। आप आप ऐसे सोचो ना बेटा, H प्लस निकाल देने के बाद इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? उल्टा यहाँ पार्शियल नेगेटिव होकर के डिस्टेबलाइज करेगा। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो ही ना, तो एसिड तो बहुत ही बकवास हो गया ना। कार्बन पे नेगेटिव ला रहे हो यार, मजाक कर रहे हो तुम लोग। कार्बन इज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पे नेगेटिव लाना सबसे ज्यादा तबियत खराब करने वाली बात होती है। मैंने आपको इवन सीबी में ये बात समझाई थी कि कार्बन पे नेगेटिव आता ही तब है जब बगल में ऑक्सीजन उस नेगेटिव को ले पाए, नहीं तो नहीं निकल के आता है। नहीं याद आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऋषभ आ रहा है याद? इवन सीबी का एग्जाम्पल मुझे लिख के दिखाओ। इवन सीबी नहीं याद आ रहा है ना?
कहाँ से याद आएगा? जब यहाँ से जाने के बाद नोटबुक उठा करके दोबारा पढ़ोगे, समझोगे, कुछ डाउट डिस्कशन करोगे, तब ना। वहां कोने वाली सीट तुमने अपनी रिजर्व कर रखी है, जो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस वाली जो जगह है, वैसे बैठोगे तो वैसे ही हालत रहेगा। डेली एक ही जगह फिक्स है, कैसे हालत रहेगा बताओ? क्वेश्चंस पूछोगे, इंटरेक्ट करोगे कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, इस जगह पे आ रही, फिर ना होगा कुछ ग्रोथ। हाँ बोलो, फिर बताओ भाई। तो ये तो समझ आ गया कि सबसे खराब एसिड कौन होने वाला है बेटा ना, और सबसे अच्छा एसिड फिर इस हिसाब से कौन हुआ? अब ये दोनों में मामला अटक गया है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड ओ है और बगल वाले में भी डबल बॉन्ड ओ है। अब यहां पे देखो गड़बड़ क्या है, ये रेजोनेट कर सकता है इसके साथ, अगर ये रेजोनेट किया तो इस नेगेटिव को इधर आने नहीं देगा। तो इसलिए मैंने एक रूल बताया था कि डबल बॉन्ड ओ फिक्स करके अगर OH बढ़ाओगे तो इमोशनल होके हमें लगता है कि ज्यादा एसिडिक होगा, बल उल्टा उल्टा हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ खराब हो जाती है। दैट इज वाई कार्बोनिक एसिड इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्स। तो राइट आंसर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज द बेस्ट एसिड। सबसे खराब कौन हुआ? ईथर को तो यार बोलना भी नहीं चाहिए यार, मैंने बोला ना, मतलब इसको नॉट एन एसिड लिख दो नीचे चुपचाप। और जब भी ये नॉट एन एसिड लिखा है रिवाइज करना, तो दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे ईशान जिंदल का इमेज। जब जब तुम ये नोटबुक रिवाइज करो तो याद रखना इसको सबसे अच्छा एसिड किसी बच्चे ने बोला था ना। नाम इतना मत करो यार, एक आध साल बाद भूल जाओ, अभी अभी याद रखना जरूरी है। इससे कम से कम ईशान को याद रहेगा। या आप लोग इसका नाम रीनेमिंग कर सकते हो, ईशान का एसिड। ओके, क्योंकि उसको सबसे अच्छा लगा था ये मतलब, इसके बाद। इसलिए नंबर से मतलब नहीं होता है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है कि एक प्रोटॉन किसका इजीली निकल जाएगा, तो इसका निकलने वाला है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में ना? बिकॉज कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड हियर बेटर एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट बेस हियर, क्योंकि ये कॉन्जुगेट करके खराब करेगा। और ये बात मैंने आज का नहीं यार, कितने सालों से मैं यही क्वेश्चन पूछता आ रहा हूं कि एक फास्फोरस के एसिड होते हैं तीन तीन, H3PO3, H3PO2, NH3। इसका तो मैंने यार इतना बढ़िया सा एक क्वेश्चन पूछ करके इतना मतलब डिस्कस किया हुआ है कि बता इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो सबसे बढ़िया एसिड ये। लोग किस पे मोहित हो जाते हैं, बहुत OH है यार, इतना H+ निकालेगा कि रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, टर्मिनल ऑक्सीजन फिक्स्ड है, तो इफ यू आर इंक्रीजिंग मोर OH, क्या होने वाला है? एसिडिक स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि नेगेटिव को ये सब स्टेबल नहीं होने देंगे, ये सब कॉन्जुगेट करेंगे डबल बॉन्ड होकर। प्रीति, आ रहा है बात समझ में? चलो बता दूं, तो नॉट एन एसिड। तो इसके बाद आएगा नेचुरली एल्कोहल। क्यों एल्कोहल को बोल रहा हूं भाई? एल्कोहल एसिडिक होता है तो कोई इसको पी पाता क्या? C2H5OH एसिडिक थोड़ी ना होता है, बोलो। विनेगर एसिड होता है, विनेगर को पी लेते हो क्या तुम लोग कभी? नहीं ना, जस्ट वी ईट इन अ वेरी माइल्ड क्वांटिटी विनेगर। अरे यार विनेगर, अरे मोटू लोग, विनेगर कौन है इसमें से? विनेगर के अंदर हल्का सा परसेंटेज होता है किसका? हाँ, मतलब वो भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा होता है पता है? बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। पूरा 100% एसिटिक एसिड ग्लेशियल, GLACIAL, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या हुआ? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ sp, किसमें किसका sp हाइब्रिडेशन है? इसका हाइब्रिडेशन sp3 है ना पहले तो हाइब्रिडेशन। अच्छा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बात पहले ध्यान से सुनो।
तुमने सारा चीज मिक्स एंड मैच कर दिया है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने में सब लोग ध्यान से सुनो भाई, अब इसने ऐसी बात बोल दी ना कि अब मुझे ये चीज समझाना पड़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमारे लिए दो पैरामीटर मेन है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा बॉन्ड एनर्जी, और तीसरा पैरामीटर आता है कौन सा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। यही तीन चीजों से मिला के सारे एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ाया था मैंने आपको। तो अब जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है तो हम पूछते हैं कि भाई बताओ H2O ज्यादा एसिडिक है कि HF ज्यादा एसिडिक है। तो आंसर आता है कि भाई HF ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ज्यादा है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर HF बताओ और HCl में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो यहां सोचते गैप से ऐसा आंसर ही आ जाता है। तो वहां पे मैंने एक रूल बताया था कि बेटा नीचे अगर आप देख रहे हो एक ग्रुप के अंदर, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी इज द मेन पैरामीटर, क्योंकि साइज ज्यादा डोमिनेट करता है। और अगर आप एक ग्रुप में देख रहे हो तो सॉरी एक पीरियड में देख रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, पहले तो ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब अगर इनमें देखो ध्यान से, तो ये OH का बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, तो ये तो सबसे बकवास हो गया क्योंकि गैप कम है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, तो इससे बेटर ये हुआ। अग्रीड यहां तक? अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक पार्ट आता है कि भाई मान लो तीन तरह के मैं कार्बन ले लूं, एक कार्बन ले लूं ये वाले, और एक कार्बन ले लूं CH3 वाले। अब इन तीनों में, तीनों ही बहुत बकवास एसिड है, बहुत ही बकवास है, कार्बन पे नेगेटिव, लेकिन इन तीनों में अच्छा कौन है? तो आंसर है ये sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से 50% एस कैरेक्टर आता है, इसलिए ये रिलेटिवली इन तीनों में अच्छा होता है। बट ये तीनों ही बेकार है, इन तीनों का कंपैरिजन करोगे OH इज मच मोर डोमिनेटिंग देन दिस। समझ गए? तो हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट्स अ वेरी माइनर इंपैक्ट, पावरफुल इफेक्ट नहीं है। सबसे पावरफुल कौन सा है? टर्मिनल ऑक्सीजन। और दूसरा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसका देख रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस कार्बन का क्यों भाई, ये तो OH है ना। यहां देखना चाहिए कि जिससे अटैच, जो निकलने वाला है उस पर फर्क पड़ता है, ये थोड़ी ना निकल रहा है, ये निकल रहा है। आ गया बात समझ में? तो इससे ज्यादा एसिडिक ये, फिर इससे भी बेटर कौन सा होगा? वाटर। एंड वाटर से बेटर कौन सा आएगा बेटा? फिनॉल। और फिनॉल से बेटर कार्बोनिक एसिड। और सबसे बढ़िया कौन होगा? कार्बोक्सिलिक। तो ये चारों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो एसिड ही नहीं था, ठीक है। नोट कर लिया सबने? चलो अच्छा, नोट कर लिया सबने? फिर आगे बढ़े। अब बेटा देखो, इससे रिलेटेड एक बेनिफिट आपको समझाता हूं कि क्या होने वाला है अगर आप इतनी सी बात समझ जाते हो अच्छे से। तो ध्यान से देखो, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ये है ना। तो आप अगर फिनॉल को वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। कौन सा? इट विल आयोनाइज इन वाटर।
क्योंकि ये अच्छा एसिड है इसके कंपैरिजन में, तो अपना प्रोटॉन इसके लोन पेयर पे दे करके ऐसा बन जाएगा। फिनॉल इज अ वीक एसिड, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए जो इसका pKa है वो 9 के आसपास होता है, 9 एंड 10 के आसपास। यानी Ka वैल्यू आप देख लो 10 के पावर -9, यानी अगर इसके 1 मोलर 0.1 मोलर का अगर आप निकालोगे तो pH रफली 4 के आसपास आएगा। pH 4 हमारे हिसाब से तो ठीक है, वीक एसिड भी, लेकिन इसी फिनॉल को अगर आप NaOH के साथ ले लो तो पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। भाई ये कोई अच्छा बेस थोड़ी ना है वाटर, लेकिन NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये 100% रिएक्शन करके आगे की तरफ चला जाता है। कंप्लीटली ये सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर बन जाता है। आ रहा है बात समझ में? फिनॉल इज एसिडिक, अंडरस्टूड। आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो किसके साथ, H2O के साथ, तो ये भी वीक एसिड है, लेकिन फिनॉल से बहुत अच्छा है, फिनॉल से बहुत अच्छा है। इसका जो pKa है दैट इज क्लोज टू 5, यानी Ka वैल्यू इज क्लोज टू 10 के पावर -5। देख लो, इससे तो बहुत बेटर है ना यार, 10,000 गुना ज्यादा अच्छा है। -9 है वो पावर में, और ये कितना है अगर Ka का कंपैरिजन कर ले। लेकिन अभी भी ये कोई बहुत सॉलिड एसिड थोड़ी ना, समझ रहे हो, ये उतना सॉलिड एसिड नहीं है। HCl पता है, HCl हमारे स्टमक में मालूम है HCl रिलीज होता है, उसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर के आसपास होता है पेट के अंदर। इतना पावरफुल है कि लोहा भी निकल गया गलती से ना तो उसको भी पूरा गायब कर देगा, वो खा ही जाएगा बिल्कुल उसको, लोहे को भी। कॉपर को नहीं कर पाएगा, समझो बात को। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl। कॉपर वाज द ओनली 3D सीरीज मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कॉपर गया पेट में तो वैसे ही पड़ा रहेगा, बेकार ही हो जाएगा। अगर लोहा गया तो उसको भी गायब कर लेगा, इतनी क्षमता है हमारे की। 0.2 मोलर इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। बट एनीवे, तो बेटा देखो, इसका ये मतलब नहीं कि HCl पीने लग जाओ तुम लोग, वो यार मस्कुलर टिश्यूज है ना जो पेट के अंदर, क्या बोलते हैं भाई, वो जो भी है उसकी वॉल्स वगैरह जो बनी है, वो उस हिसाब से डिजाइंड है, ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है कि वो उसको झेल ले जाता है। ये पता चला मुंह के अंदर डाले और यहीं गायब हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे नहीं, नॉट सेफ एट ऑल। HCl, NaOH इज अगेन नॉट सेफ, वेरी, ये सब हजार्डस केमिकल हैं, बहुत डेंजरस है। इसलिए लेबोरेटरी वगैरह में जब तुम लोग साइंस में एक्सपोजर तो हमें क्लास 8 9 से ही मिल जाता है, और जब शुरू शुरू में 9th क्लास में आते हैं हम लोग, और स्कूल में मिल गया तुम्हारा तुम्हारा तुम लोग का लॉकडाउन लग गया, बदकिस्मत, तो मैं क्या करूं ना। तो खैर, अगर ऐसे यूजुअली क्या होता है, 9th क्लास से एक्सेस मिल जाता है बच्चों को लैब का, तो उसमें एक एक लैब असिस्टेंट हमेशा लगा के रखते हैं, और ये बोल के रखते हैं कि भाई आप ना जो बॉटल में एसिड भरे हो, क्योंकि बच्चे नोटोरियस है, उनको इधर उधर आपने थोड़ा इधर ध्यान दिया, वो मिक्सिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो करके आते हैं कि बोलते हैं उसको इतना डाइल्यूट रखो, गलती से पी भी गया तो भी जिंदा बचा रहे, वो ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहेगा तो बहुत एक्सपेरिमेंट करेगा आगे चल करके, पता चला कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे दिए, कांड हो गया, फिर पेपर में आ जाएगा नाम, ठीक है, स्कूल का भी खराब होगा नाम कि बच्चे ने ऐसा कुछ कर लिया। इसलिए वो डाइल्यूट रखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड चीजों को, फिर वो लॉकर में बंद करके रखते हैं कि भाई इनको करने ही नहीं देना, समझ गए। तो ये सब बहुत अच्छे केमिकल्स नहीं है। घरों में तो आजकल ऐसे ही घुस गए हैं सब, देखो ना, जो टॉयलेट क्लीनर होता है हमारे घरों में, दैट इज वे मोर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ओनली। HCl है। बहुत पुराने टाइम में जो बॉटल में येलोइश येलोइश अपीयरेंस का आता था ना, वो प्रॉपर H2SO4 रहता था, दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वो गलती से हाथ वाथ पे गिर गया ना तो तुरंत आपको यहाँ पे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। Concentrated H2SO4 is dehydrating in nature,
ना। मिस्टर इंडिया मूवी देखा है आप लोगों में से किसी ने? नहीं देखा है? मिस्टर इंडिया यार बहुत पुरानी मूवी, बहुत पुरानी है। कितनी बार वो, हाँ अनिल कपूर की, उसमें नहीं देख रहे थे हे मोगैम्बो करके, अंदर अगर आपने हाथ डाल दिया तो हड्डियां बाहर आएंगी, थोड़ी देर और ढंग से कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ा खतरनाक होता है वो, कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज वेरी वेरी डेंजरस ना, बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अरे जितने ये एसिड अटैक के चीजें आती हैं वो H2SO4 ही होता है ना, बहुत डेंजरस है, बहुत ही बेकार है। ये जो एसिड अटैक, एसिड अटैक पे भी तो यार काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज एंड सब चीज बनी हुई है, मूवीज भी बनी हुई है। पता नहीं कौन सा, छपाक बनी हुई है, हाँ बिल्कुल सही। वो इतना बेकार था। नहीं, हाँ ईशान, ऐसी चीज तुम नहीं देखते? नहीं देखना भी नहीं चाहिए भाई। चलो बेटा, एनीवे गाइस प्लीज फोकस हियर। तो आपको एसिड के बारे में आइडिया लग गया। अब आप ध्यान से समझना एक बात जो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, दैट एक रिएक्शन है जो बेसिकली यूज होता है अल्कोहल में फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कि भाई अगर आपको दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक में फिनॉल रख दिया और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड रख दिया हो, तो आप टेस्ट कैसे करोगे किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था और किसमें फिनॉल था? कैसे टेस्टिंग करोगे? कोई ऐसा ऑब्जर्वेबल रिएक्शन है जहां पे कुछ ऐसे यूनिक ऑब्जर्वेशन आ रहे हो कि हमें पता चल जाए कि नहीं भाई इसके अंदर है? एनीवन, कैन एनीवन सजेस्ट? मैंने पढ़ाया हुआ है ये रिएक्शन, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, हाउ टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल, सॉरी फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक, ये हेडिंग लिख लो, हाउ टू डिस्टिंग्विश। पढ़ाया हुआ है पिछले पहले? नहीं नहीं बिल्कुल है, वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन phenol and carboxylic acid, guys do help me in this। चलो बेटा, कर लिया आप लोगों ने? बताइए, एनीवन, कोई भी अगर मुझे आइडिया दे कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो देखो उसका एक बड़ा फेमस सा रिएक्शन है यार, तुम लोग कैसे भूल गए मुझे नहीं समझ में आता है। यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट इज द राइट आंसर। लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनॉल। अब देखो कैसे होता है ये चीज, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है यार ये। आप बताओ, इन तीनों में हमने अभी कंपेयर किया था कि फिनॉल सबसे खराब एसिड है, इससे बेटर कौन सा है? कार्बोनिक एसिड,
और इससे भी बेटर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यही पढ़ा था अभी। ये पढ़ा था ना, रिलेटिव कंपैरिजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना प्रोटॉन इस बाइकार्बोनेट, बेसिकली अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस, तो कितने लोग कह रहे हैं कि ये सर फिनॉल बन गया और ये बन गया HCO3 माइनस और ये CH3। कॉन्जुगेट बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है? अरे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ठीक उल्टा होगा H+ निकालने के बाद। तो अब ये देखो जो बाइकार्बोनेट है वो यही तो है HCO3 माइनस। तो बाइकार्बोनेट बेस से ये H+ आयन आराम से लेकर के ये क्या बना देगा? RCOO माइनस, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया बेसिकली Na+, एंड इधर ये बन गया HOC डबल बॉन्ड OH। याद करो कोई भी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर एसिड एंड वीकर बेस की तरफ जाता है। बोलो, बताओ भाई, ये दोनों में कौन वीक था? ये था। ये दोनों में कौन वीक बेस होगा? कार्बोक्सिलेट आयन, अभी तो देखा यहाँ पे वीक है। तो हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस से वीकर एसिड वीकर बेस की तरफ जाता है, तो ये जाएगा। और पता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। तो क्या हो जाएगा फिर? ये टूट जाएगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2 बाहर आएगा, वाटर। और यही CO2 का एफर्वेशंस जो निकल के आता है, उसी से पता चलता है कि भाई कितना बबल्स निकलेंगे इसमें से, CO2 के एफर्वेशंस। सो दैट विल टेल यू कि इस कंटेनर में है। और इसके साथ तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन, तो पीछे आ जाएगा उल्टा। समझ आया? यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, carboxylic acid will evolve CO2 whereas phenol will not। तो भाई फिनॉल में क्या करें? इवॉल्व कर ले वो। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने पे CO2 इवॉल्व करेंगे? लिखो क्वेश्चन। ना लिखो, आइडेंटिफाई the molecules which will evolve CO2 with sodium bicarbonate, which will evolve CO2 with सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहला तो एसिटिक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड, तीसरा बेंजोइक एसिड, चौथा मैं दे दे रहा हूं आपको फिनॉल, पांचवा दे दे रहा हूं नाइट्रोफिनॉल, छठा दे दे रहा हूं बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, सातवां दे दे रहा हूं 2,4 पे लगाना था यहाँ पे पिक्रिक एसिड, आठवां दे दे रहा हूं, कभी आपने नाम सुना है स्क्वेरिक एसिड का? मैं बता रहा हूं जितनी डिटेल मैंने जीओसी में दे करके तुम्हें पढ़ाया है ना,
उसका 70-80% भी तुम्हारे दिमाग में हो गया ना तो तुम मतलब तबाही मचा दोगे ऑर्गेनिक के अंदर, अगर उतनी चीजें दिमाग में चली जाए तो। इतना ज्यादा माइन्यूट लेवल पे घुस घुस के पढ़ाया है, ये तो चैप्टर्स के अंदर तो कोई दम ही नहीं है, मुझे तो पढ़ाने में ही लगता है क्या है यार ये वैल्यूलेस चीजें, कोई दम नहीं है, सारा दम जो भी था वो पुरानी चीजों में ही था जो मैंने डिस्कस कर दिया। अभी आज जितना भी चीज मैंने पढ़ाया है मेरे को बताओ, एक तरह से हम रिवीजन ही कर रहे हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, एसिड बेस पढ़ चुके हैं, कुछ भी ऐसा बताओ जो आज हम नया किए हो आज की क्लास में, कुछ भी नहीं किया। बट अभी ये सब चीजों में आपके आंसर तुरंत तुरंत आने चाहिए, बट अभी आप तो मेरा डबल टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम तो ना। लेकिन अभी के बाद याद नहीं हुआ ना तो फिर मैं डंडे से बात करूंगा। एक बारी आप कर गए, सेकंड टाइम, इसके बाद तो एग्जाम्स हैं आपके ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जल्दी करो। बताओ बेटा क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये आएगा बिल्कुल, ये बता, ये बताओ, चांस नहीं, फिनॉल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड ये तो बहुत ही जबरदस्त स्क्वेरिक एसिड। सिब में OH नहीं है, NO2 है, मैं क्या कर दिया हूँ भाई, सिक्रिक एसिड बना रहा था, देखो दिमाग मेरा कहाँ चल रहा है, NO2 हाँ, अगर वो OH होता तो नहीं करता, वो NO2 रहेगा तो कर देगा। समझ गए सब लोग? तो अगर फिनॉल से आप चाहते हो कि वो बाइकार्बोनेट टेस्ट दे तो आपको 2 NO2 ऑर्थो पैरा पे लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के पास पहुंचता है। ठीक है, 3 डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बेटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज भी समझा दी। अब हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। चलो बच्चों, कर लिया ना ये, बोलिए। तो हेडिंग डालो आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, अब देखो एल्कोहल के प्रिपरेशन में वही पैटर्न लेके चलना है जैसे हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किए थे। क्या था पैटर्न उसके अंदर? सबसे पहले हमने देखा था क्या एल्केन से कुछ बन रहा है क्या, आप बताओ अल्केन से कुछ बनेगा? सोचो, पहले दिमाग पर जोर डालो। मैं सामने अल्केन लिख रहा हूं, क्या इससे आप एल्कोहल बना सकते हो? कोई ऐसा तरीका है? तो याद करो, एल्केन सबसे बेकार स्पीशीज होते हैं रिएक्शन करने के मामले में, क्योंकि कोई बॉन्ड पोलैरिटी भी नहीं है, अच्छे बॉन्ड पे, इसलिए इनको रिएक्टिव कराना है तो हमें सबसे पहला रिएक्शन ही क्लोरीनेशन कराना पड़ता है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, और वो भी तुम्हें मालूम है रेडिकल रिएक्शन, ना तो वो इलेक्ट्रोफिलिक है ना न्यूक्लियोफिलिक। क्या इसका मैकेनिज्म हमने पहले सीख लिया है, रिवाइज भी कर लिया है, तो आप डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, ये बना लिया। अब यहाँ से कितने लोग कह रहे हैं यहाँ बनाने आता है, बताओ जल्दी। ईशान, क्या मैं यहाँ पे रखूं यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, और चढ़ाई के, हाँ बोलना। अरे ये लीविंग ग्रुप है कि नहीं?
क्या हालत हो गई भाई तुम्हारी। H2O रखोगे तो नहीं आ पाएगा अच्छे से, क्योंकि ये 3 डिग्री नहीं है ना, यहाँ पे आपको डाइल्यूट NaOH रखना पड़ेगा एक्वस। तो न्यूक्लियर, अरे ये SN2 से ही जाएगा ना मोटू। SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल अच्छा रहना चाहिए ना, वाटर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्या? नहीं। अगर आप 3 डिग्री रहता है अल्काइल हैलाइड तो आप वाटर भी रखते तो काम चल जाता है, यहाँ पे करने पे ये क्या हाल हो गया भाई तुम्हारा। हाँ, क्या पढ़ाई वढ़ाई कुछ एकदम खत्म हो गई है क्या? सो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड पार्ट को यहीं से लिखते हैं, एल्केन से तो है नहीं हमारे पास। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, मिटा दो। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड कैसे करेंगे? एल्काइल हैलाइड से CH3CH2Cl। अगर आप ये लीविंग ग्रुप है, तुरंत अब दिमाग में जाना चाहिए ये सब पॉइंट सुन सुन करके। अब 1-2 दिन से नहीं सुन रहे हो भाई, अब तुम लोग काफी टाइम से सुन रहे हो। अब एकदम बिल्कुल ही केयरलेस होकर के बैठोगे, बिल्कुल रिवाइज नहीं करोगे तो ही तुम भूल सकते हो, वरना तो तुम्हें याद ही हो जाएगा अल्कोहल बनेगा। कौन सा मैकेनिज्म से? नेचुरली ये 1 डिग्री है तो SN2 से ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे SN2 है रिएक्शन का मोड। कर लिया? अगर अल्कोहलिक क्यूएस डाल के गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? बोलो। चलो, तो ये बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड से। अगला देखते हैं, हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। अल्केन हो गया था, अल्काइल हैलाइड हो गया, अब फ्रॉम अल्कीन देखते हैं। सो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के हमारे पास कई सारे मेथड है, कई सारे। सबसे पहला मेथड है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ H+ डाल करके वाटर डालना, या इसको ऐसा लिखना डाइल्यूट H2SO4, एक ही बात है। क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बना सकते हो? कैसे बन रहा है ये? क्या ये दिखा पाओगे कैसे बन रहा है? ट्राई करो और लिखते चलना। फ्रॉम एल्कीन में पहला पार्ट लिख लेना ए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये पहला मेथड था। दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं OMDM। पूरा नाम क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का नाम है OMDM। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं HgOAc का होल ट्वाइस वाटर के साथ, और बाद में हम क्या करते हैं? NaBH4 डाल करके मर्क्यूरी को बाहर निकाल देते हैं। इसका भी प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों का ही प्रोडक्ट अल्कोहल होगा। तीसरा मेथड आता है जिसमें हम डाइबोरेन का यूज करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां समझाना चाहूंगा बहुत
ज्यादा फोकस होकर के आपको सुनना चाहिए। B2H6THF लेते हैं पहले, और बाद में उसमें NaOH के साथ H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो कंपाउंड बनता है CH3CH and CH2OH। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहली बार ऐसा हुआ कि OH किनारे की तरफ गया। टर्मिनल अल्कोहल बनाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, बाकियों में नहीं बन रहा है। फिलहाल आप ये दो मैकेनिज्म तो नहीं सोच पाओगे, इसको पहले सोचो, ये दोनों मैं आपको समझाता हूं, जल्दी करो, लिख तीनों लो। नहीं, मैंने बोला हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, dilute H2SO4, addition of water in the presence of dilute H2SO4। थर्ड वाले में H2O2 है, हाँ जी बिल्कुल। आओ सबसे पहले पहला देखते हैं, फिर आएंगे सेकंड पे ना। फर्स्ट वाला कितने लोगों ने कर लिया? पता है थर्ड वाले रिएक्शन का नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। देखो ये एलिमिनेशन नहीं है, एलिमिनेशन में ही वर्ड यूज करते हैं हम उसका। वो ये नहीं है, मार्कोनिकोव रूल होता है, मार्कोनिकोव एंटी, एडिशन के टाइम पे मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव, और एलिमिनेशन के टाइम पे सेडजेफ एंड हॉफमैन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आओ चलो पहले दिखाता हूं। ये बहुत आसान था बेटा, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। कितने लोग कह रहे हैं कि एल्कीन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इसको जेन्युइनली H+ जैसा स्पीसीज चाहिए जो इसका इलेक्ट्रॉन ले सके, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने लोग को दिखाई दे रहा है कि सर ये प्लस बनेगा? इजंट इट? और ये प्लस बन गया, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल अगर कोई है तो अच्छी बात,
नहीं तो वाटर खुद में अपने आप अटैक करेगा। बन गया ये। अभी अल्कोहल बना नहीं है, अभी तो H3O प्लस है। अब क्या करना है भाई, कोई वाटर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, H प्लस को निकाल लेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि ये कैटलिस्ट के तरह ही यूज हो रहा है, हो तो ऐड वाटर ही रहा है। देखो ना, डायरेक्ट वाटर ऐड करोगे नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन खुद में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वाटर एंड दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं बेटा। आ गया बात समझ में? बोलो। क्लियर हुआ? तो ये कौन से मेथड से जा रहा है? थ्रू कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, नथिंग टू डू विद दैट। एल्काइल हैलाइड किसी को अगर पढ़ रखा है पहले से तो आप एकदम आराम से रिलेट कर पाओगे, खास करके एलिमिनेशन वाला पार्ट। बाकी एडिशन वगैरह का तो कोई लेना देना ही नहीं, तो बहुत पहले का चीज है। आओ चलो देखते हैं अगला वाला पार्ट। ठीक है, हो गया। अब इसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है, आओ देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। चलो देखते हैं। कम ऑन गाइस, फॉर्म द प्रोडक्ट dilute H2SO4, do it। आंसर करिए, जल्दी करिए।
अभी आ रहा है वंशिका आवाज? देखो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला स्टेप तो आपको कार्बो इसको अटैक करा करके कार्बोकेटाइन बनाना, और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हो और फ्री कार्बोकेटाइन हो तो रीअरेंजमेंट बन करके इधर जा सकता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3। क्या बनेगा? यहाँ पॉजिटिव, यहाँ CH3, और यहाँ पे H आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। और अब जा करके आपको क्या डालना है? हाँ देखो, अब कुछ बच्चे ना ये डाउट कर रहे थे, सर HSO4 क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि आपने H2SO4 लिया है तो ये भी तो जा सकता है। तो आंसर है ये जाता बेटा, लेकिन ये डाइल्यूट लिया है आपने। डाइल्यूट लिया है तो पानी बहुत ज्यादा है, और ये कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, बहुत खराब न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज वेरी पुअर। इसलिए HSO4 माइनस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, इवन पुअर देन वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई बात नहीं, चलो तो ये CH3COH चला जाएगा। ये सब अच्छे डाउट है अगर इस तरह की चीजें पूछोगे, लेकिन अब तुम यार एक स्टेप भी नहीं बनाओ, बड़ा तकलीफ होता है। एक H+ भी अटैक ना कराओ, एक क्वेश्चन करा दिया उसके बाद भी ना, इसमें गड़बड़ है आपका। एक स्टेप तो कम से कम आगे आना चाहिए, तब तो मैं आगे कुछ समझाऊं। फिर मुझे लगता है कि वापस जा करके GOC ही पढ़ाओ। और जब से मैं GOC पढ़ा रहा था तब से ये इंपॉर्टेंस उस पे थ्रस्ट दे करके समझा रहा था, बेटा सारा दम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC में ही है। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना अच्छे से टाइम दे करके एक एक चीजों पे टाइम देंगे उतना अच्छा है। आप हो सकता है आपके दिमाग में आपने पढ़ भी रखा हो, लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होगा। नोटबुक पकड़ करके एक बारी पुराना रिवाइज तो करो अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपके एप्लीकेशन स्किल पता चलती है। लेकिन अगर किसी रीजन से आप किसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए, चल जाएगा, लेकिन रिवीजन कभी गलती से मिस नहीं होना चाहिए। रिवीजन मिस करने का मतलब आपका कनेक्ट ब्रेक होता जाएगा टॉपिक से। अब का टाइम तो ऐसा आ गया है कि आपको रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बल्कि वी आर नाउ यार ऑलमोस्ट ऑन द एंडिंग। 30% से भी कम सिलेबस है अब ढंग से देखा जाए तो। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, वी आर डन। और जिस तरीके से अब टॉपिक बचे हुए हैं इनमें कोई दम नहीं है। ये तो आज मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ा उपकार किया है पढ़ा करके। ये सब चीजें तो मुझे डिस्कस भी नहीं करना था, करना था ये सब बताओ, ये पढ़ा चुका हूं ना। दोबारा पढ़ा करके मैं आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप अभी से समझ जाओ चीजें, अभी से वही पकड़ करके चलोगे तो। वरना इस मुझे सीधा सीधा पढ़ाना था भाई, व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस ना, ये पढ़ाना था। व्हाट इज राइमर टाइमन रिएक्शन, वो पढ़ाना था। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाना था, एंड आई वाज डन विद द चैप्टर। एक लेक्चर का टॉपिक था ये। अगर जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो तैयार होता तो। अब वो तैयार नहीं करोगे तो ये एक लेक्चर की चीज 3 लेक्चर की बनेगी, 4 लेक्चर की बनेगी। भाई वो तो पता चलेगा आगे तुम लोग कितना जल्दी इसको अडॉप्ट करते हो तब ना। भाई मैं भगा के पढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं है ना, समझ में भी ना आए तुम्हें, कुछ ना हो। लेकिन इन सब चीजों में तुम मेरा समय बचा सकते थे, चैप्टर खत्म भी हो जाता, तुम्हारे लिए भी ठीक रहता, मेरे लिए भी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे एक एक चीजें सिखा के चलनी है, रिवाइज करा के। अब ये चैप्टर पढ़ा देने के बाद अगर इसके क्वेश्चन दूंगा नहीं निकलेगा ना, तो मतलब तुम समझ नहीं सकते हो, फिर दुख नहीं होगा, गुस्सा आएगा फिर, और फिर उसमें सिर्फ पिटाई होगी। ठीक है, ऑफिशियल परमिशन ले करके कि पिटाई कर सकता हूं मैं। गवर्नमेंट से बात करके एज थोड़ा रिड्यूस करवा देना चाहिए पिटाई करने वाली। होता है ना भाई, अभी पिटाई कर देने का मतलब ये है कि चाइल्ड हैरेसमेंट का केस आ जाएगा, बच्चों को असॉल्ट कर रहे हैं। और बच्चे कितना असॉल्ट करते हैं टीचर्स को, वो नहीं पढ़ना ही नहीं है, घर जा करके ऐसे मस्त बैग फेंक करके आराम से सो गए। चलो आगे।
कोई बात नहीं भाई, एक एक स्टेप भी नहीं निकल पा रहा है ना, वो दिमाग खराब हो रहा है बस। इसमें क्या था यार, एक स्टेप करते उसके बाद तुम्हें दिख जाता। चलो कोई बात नहीं, लीव दिस, ओके। सो डिमेरिट क्या है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। आप सोचोगे ओएच यहां लगेगा, यहां दिख रहा होगा मेन प्रोडक्ट में, समझ ही नहीं आएगा ये कैसे हो गया भाई, डबल बॉन्ड तो यहां था, ओएच यहां क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो नोट करके वही लिखवा रहा था, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल इन दिस केस। ठीक है, आ गया बात समझ में, बोलो। चलो ठीक है, तो बाकी चीजें अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ओएमडीएम वगैरह क्या है। लेकिन अब थोड़ा सा ना पढ़ करके आओ यार, तुम लोग पहले पढ़ के आओगे तो मजा आएगा थोड़ा पढ़ाने में। ठीक है, मतलब पहले पढ़ के आने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो, पहले अपनी पुरानी जीओसी वाली चीजें रिवाइज करके आओ। ठीक है, चलो दैट्स ऑल।